सामाजिक और राजनीतिक तौर पर मुसलमानों को अछूत बनाने की कोशिशों का नतीजा है कि खुद सेकुलर पार्टी के नेता होने का दम भरने वाले भी अब मुसलमानों के नाम लेवा नहीं है। इसकी पहली मिसाल यूपी है, जहां हालिया विधानसभा चुनाव में 85% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया, लेकिन उसके मुखिया अखिलेश यादव का रवैया ऐसा है जैसे मुसलमानों ने उन्हें वोट देकर कोई ऐतिहासिक गलती कर दी हो। ऐसा लगता है कि अब वो इसे सुधारने के लिए मुसलमानों से पिंड छुड़ाते नजर आते हैं। तो दूसरी तरफ मुसलमान हैं जो भाजपा से मुखालफत की सजा भोग रहे हैं। ऐसे माहौल में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजमल हुसैन जैदी के साथ दरगाह आला हजरत पहुंचे। रविवार को दोनों नेताओं ने दरगाह पर हाजिरी दी और दरगाह ताजुशरिया के सज्जादा नशीन मुफ्ती असजद रजा कादरी नबीर आला हजरत मोहतशिम रजा के घर गए, जहां उनका इस्तकबाल किया गया। यूपी में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल को देखें तो मुसलमानों को लेकर रुख चेंज लग रहा है। अयोध्या की मस्जिदों में आपत्तिजनक पोस्टर, मांस फेंकने की घटना को जिस ईमानदारी के साथ डील करना हो, या फिर रमजान और ईद पर शांति व्यवस्था बनाए रखना। गाजियाबाद में मुस्लिम लड़कियों का सामूहिक विवाह। हाल में मुख्यमंत्री की जन सुनवाई के दौरान एक मुस्लिम महिला की शिकायत सुनते मुख्यमंत्री का फोटो चर्चा में आना। इन मामलों में सरकार के काम की सराहना हो रही है, यानी सबका साथ सबका विकास। दूसरी तरफ भाजपा से जुड़े अनुषांगिक संगठन और उनकी विचारधारा से मेल खाने वाले संगठन नेताओं की बयानबाजी नफरतों को हवा दे रही है, जिस पर सरकार का कोई कंट्रोल नजर नहीं आता है। लेकिन अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ये पैगाम लेकर बरेली आए कि मुस्लिम समुदाय को सरकार और भाजपा के करीब आने की जरूरत है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मेरा मानना है मुसलमानों ने सेकुलर दलों के झांसे में फंसकर ही भाजपा से दूरी बनाए रखी। पिछले 8 साल से भाजपा की सरकार है और मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग सरकार सत्तारूढ़ पार्टी से दूरी बनाए हुए है। ये संवाद की कमी के कारण है। जमाल सिद्दीकी ने कहा कि कम से कम मुसलमानों को अब इन कथित सेकुलर दलों की राजनीति को समझना चाहिए। इन्हें केवल मुसलमानों का वोट चाहिए होता है, उनकी तरक्की से कोई मतलब नहीं है। इस दौरान दरगाह आला हजरत से जुड़े और तंजीम उलमाए इस्लाम के महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी भी मौजूद रहे। मौलाना ने स्वागत कार्यक्रम का संचालन किया। इस बीच कुछ उलेमा और बुद्धिजीवियों के साथ भाजपा नेताओं की चर्चा हुई, जिसका लब्बो-लुबाब यही है कि मुसलमानों को अब भाजपा से जुड़ना चाहिए। दोनों नेता करीब 2 घंटे तक दरगाह पर रुके, जहां उन्हें पैगंबर इस्लाम के तबरुकात की जियारत कराई गई। यूं तो दरगाह आला हजरत पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का आना आम बात है, लेकिन पिछले कुछ समय से दरगाह आला हजरत की गलियों से भाजपा से मेल जोल को लेकर चर्चाएं आम रही हैं। फिर चाहे दरगाह ताजुशरिया के सज्जादा नशीन मुफ्ती असजद रजा कादरी के दामाद और जमात रजाए मुस्तफ़ा के उपाध्यक्ष सलमान हसन खान की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हो, या चुनाव के वक्त का शोर, भाजपा प्रमुख की हाजिरी और उनका स्वागत। दरगाह पर हाजिरी के बाद भाजपा नेता सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए सरकार की नीतियों और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर भाजपा नेताओं ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा देश भर में समाज को जोड़ने का काम कर रहा है, और मुझे खुशी है कि अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे भारत भर में अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जो विकास के सारे संसाधन अल्पसंख्यक समाज के लिए खोले हैं, उसको समाज तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। मैं हमारे सभी अल्पसंख्यक मोर्चे के साथियों का अभिनंदन करता हूं कि वो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, और मुझे यकीन है कि जो माननीय योगी जी का और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि एक ऐसा भारत बने जहां पर भ्रष्टाचार ना हो, जहां पर शोषण ना हो, जहां पर बीमार को इलाज मिले, जहां पर सबको शिक्षा हो, सबको रोजगार हो, उस भारत को बनाने में अल्पसंख्यक समाज अपना संपूर्ण योगदान देगा। मेरा ऐसा मानना है कि देश में ही नहीं, दुनिया में सबसे अगर सुरक्षित जगह कोई है मुसलमानों के लिए, विशेष रूप से अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए, तो वो भारत है। आज आप देखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जो मुल्क जो धर्म के नाम पर बना था। आज आप देखें अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। आप देखेंगे तो हर जगह नफसी नफसी का माहौल है। लेकिन जिस प्रकार से भारत में, और विशेष रूप से जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है, जब से योगी जी की सरकार आई है, सबको शिक्षा है, सबको न्याय है, सबको सम्मान है, और सबसे ज़्यादा सुरक्षित अगर मुसलमान कोई है
तो योगी राज में है, मोदी राज में है। लेकिन ये बात कांग्रेस के लोगों को, ये बात अखिलेश यादव को, ये बात अवैसी को इसलिए हजम नहीं हो रही है क्योंकि ये जो आधार है डर दिखाओ और वोट लो, ये ख़त्म हो रहा है। इसलिए ये लोग अब परेशान हैं और मुझे लगता है अब इनके हाथ कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि अब समाज समझ गया है कि हमारा विकास कौन करेगा। यही वजह है इतने डर दिखाने के बाद भी इस बार माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने में लगभग 15% अल्पसंख्यक समाज ने वोट दिया है। उसमें इतने डर दिखाने के बाद भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब इनका दाल गलने वाला नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री जी को देखकर हम काम कर रहे हैं। माननीय JP नड्डा जी हमारे नेता हैं, माननीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, माननीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। हमें उनके तरफ देखना चाहिए, बाकी लोगों पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। संगीत सोम जी ने कहा कि सब मस्जिदों की सर्वे कराना चाहिए, जांच करवानी चाहिए उनकी। संगीत सोम जी ने कहा है, उनके वो देश के नागरिक हो, कुछ भी कह सकता है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज का जो है आदमी वो प्रधानमंत्री जी को फॉलो करता है, मुख्यमंत्री जी को फॉलो करता है। और मुझे यकीन है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई सुरक्षित है संविधान के दायरे में तो योगी राज में, मोदी राज में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा अपने भाषणों में कहा है, अपने बातों में कहा है कि अल्पसंख्यक समाज को शिक्षा में आगे जाने की आवश्यकता है। अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के बच्चों में एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। और जिस प्रकार से उन्होंने मदरसों में मॉडर्नाइजेशन का काम शुरू किया है, जिस प्रकार से शिक्षा को मजबूत बनाने का काम किया है, मुझे लगता है कि इस पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। बाकी तो मुद्दे ऐसे लोग लाते जाएंगे जिसमें समाज भटक जाए। समाज को नेतृत्व देने का काम अगर कोई पार्टी कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज भी समाजवादी में मुसलमान नेता कौन? तो अखिलेश। कांग्रेस में मुसलमान नेता कौन? तो राहुल गांधी। सही मानों में नेतृत्व अगर कोई देने का काम पार्टी कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और यही पार्टी समाज को उत्थान की तरफ लेकर जाएगी। पर्सनल लॉ तो कहीं बचा ही नहीं है, सारे काम संविधान के हिसाब से हो रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता भी है तो मुझे लगता है जो आम मुसलमान है, जो मॉडर्न मुसलमान है, उसको ना कोई दिक्कत है ना कोई परेशानी है। वो मुसलमान जो 4 शादियाँ करते थे उनकी तकलीफ हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये सिविल कोड का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का देश के सभी मुसलमानों को स्वागत करना चाहिए। ये हमारे फ़ायदे के लिए है, और विशेष रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो हमारी बहनों का शोषण होता था, उस शोषण से हमारी बहनें बचेंगी। तो मुझे लगता है इसका विरोध हरगिज नहीं होना चाहिए। जैसे हमने लड़कियों की उम्र के बारे में जो इस्लामिक लॉ है उसमें कहा गया है 14-15 साल में लड़कियां बालिग हो जाती हैं, उनकी शादी हो जानी चाहिए। लेकिन जब कानून बना कि लड़की की उम्र 18 साल होना चाहिए, सबने स्वागत किया। परिवार नियोजन में सबने स्वागत किया। तो ऐसे बाकी अब कोई मुद्दे बचे ही नहीं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से जो है वो कहीं टकराव आएगा। बस टकराव एक ही जगह दिख रहा है, और मुझे लगता है कि वो तो 4 शादी कोई करता भी नहीं है। तो इसमें जो 4 शादी करने की इच्छा रखने वाले लोग हैं उन्हीं को तकलीफ होती है, और ऐसी तो संख्या मुझे बहुत कम दिखती है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा यूनिफॉर्म सिविल कोड का फ़ायदा हैदराबाद में होगा, क्योंकि वहाँ जो शेख आते थे और वो वहाँ की जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उनसे शादी करके 4 महीने 5 महीने वो साथ रखते थे, उसके बाद छोड़कर चले जाते थे। तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो हैदराबाद की इन बच्चियों को होने वाला है कि कानून के दायरे में वो ऐसे जो शेखों को सज़ा दिला सकती हैं, उनका संरक्षण हो सकता है। तो अवैसी जी का काम है कि अपनी कुर्सी के लिए वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी काम को विरोध करते हैं। और मुझे लगता है कि अवैसी जी जिन्ना के पदचिन्हों पर चलकर देश को फिर से बांटना चाहते हैं, लेकिन अवैसी जी को पता नहीं कि जिन्ना के समर्थक सब पाकिस्तान चले गए। यहाँ जो है वो हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मानने वाले हैं, वो APJ कलाम को मानने वाले हैं, वो हमारे संविधान को मानने वाले हैं, वो हमारे मोदी जी को मानने वाले हैं। वो अब उनके बातों में आकर गुमराह होने का काम नहीं करेंगे।